देख रहे हैं निफ्टी में है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है करीब 325 अंकों के आसपास की है। सेंटिमेंटल इंपैक्ट हम ये कहेंगे कि जो एविएशन सेक्टर की जो लिस्टेड कंपनीज हैं, इंटरग्लोब एविएशन है या फिर स्पाइस जेट है, थोड़ा सा सेंटिमेंट डामाडोल होता है हवाई यात्रा को लेकर, तो दोनों के दोनों शेयर आप देखेंगे कि गिरावट के शिकार हो रहे हैं। गिरावट के पीछे की वजह यह भी है कि कच्चे तेल के भाव में हमने 4% के आसपास का उछाल देखा। $70 प्रति बैरल का ब्रेंट क्रूड का भाव है और ये दोनों शेयर अपने दिन के निचले स्तरों के आसपास ही कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। आज दिन के सत्र में स्पाइस जेट ऊपर था, लेकिन इस खबर के आने के बाद हम देख रहे हैं कि गिरावट वहां पर बढ़ी है। अब ये 1.25% नीचे आपको शेयर कारोबार करता हुआ दिखेगा। लेकिन बाजार 24,870 के आसपास निफ्टी है और एकमात्र शेयर है बजाज फिनसर्व जहां पर हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की तेजी है। अदरवाइज कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर 1% की मजबूती हो। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अच्छा एक और ट्रेंड है, टाटा ग्रुप के करीब 20 से ज्यादा लिस्टेड शेयर हैं और आज सिर्फ 4 या 5 शेयर हैं जहां पर आपको तेजी दिखेगी। अदरवाइज जो भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे टीसीएस हो, टाटा मोटर हो, टाटा स्टील हो, ट्रेंट है, टाटा केमिकल हो, सारे के सारे शेयर आज गिरावट के शिकार हो रहे हैं और टाटा मोटर्स करीब 3% टूट गया है शेयर ये, और निफ्टी का टॉप लूजर फिलहाल आपको ये दिखेगा। कुणाल, एक व्यू आपसे चाहेंगे टाटा मोटर्स के शेयर पर। 720 के आसपास लगा कि टिकेगा, आज गिरावट 3% की है, 713 रुपए का भाव फिलहाल है। क्या इसमें गिरावट आप और गहराते हुए देख रहे हैं टाटा मोटर्स में? स्टॉप लॉस क्या लगा कर रखें इसमें? आई थिंक डेफिनेटली अगर आप टाटा मोटर्स का चार्ट भी देखोगे तो जब भी स्टॉक हाई लेवल्स पे 730 735 के जोन पे आता है, वहीं से हम ये करेक्शन आना स्टार्ट देखते हैं। ये पिछले भी 3 बार हुआ है, ये चौथी बार हम आ रहे हैं वही लेवल्स पर, वहां से हम एक रिजेक्शन जोन देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। टेक्निकल पैटर्न्स पे भी आप देखोगे तो एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बन गया है रेजिस्टेंस के ऊपर, जो एक बेरिश पैटर्न है, और मुझे लग रहा है यहाँ से गिरावट और भी गहराएगी। सो स्ट्रक्चर वीक है, रिजेक्शन क्लियर कट विजिबल है। जो नियर टर्म सपोर्ट है स्टॉक को, वो डाउनसाइड पे है 670 का, 675 670 के जोन तक, तो वहां तक गिरावट लग रही है। और अगर उसके नीचे भी सस्टेन करता है तो सीधा नेक्स्ट सपोर्ट 640 का आता है। जो स्टॉप लॉस आपको अपसाइड पे रखने का है वही है 730 735 के जोन का ही स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि वही एक रिजेक्शन जोन है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो ही तेजी करनी है, तब तक सेल ऑन राइज का ही व्यू रहेगा। प्राइस का व्यू है, सारे के सारे शेयर कमजोर हैं। आप उस लिस्ट में टाइटन को भी जोड़ लीजिए, आज निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में वो भी शामिल है और 3% के आसपास की गिरावट हो रही है। लेकिन मार्केट प्लेटफॉर्म वाले शेयर, हम लगातार ये भी कह रहे थे कि नहीं तेजी तो हो रही है, ग्रोथ तो है, लेकिन क्या वैल्यूएशन एक कंसर्न है। अब इतनी रफ्तार के बाद आज हम देख रहे हैं कि ये लगातार दूसरे तीसरे सत्र में ये शेयर कमजोर हैं। सीडीएसएल का जो शेयर है हमने देखा था कि 1850 रुपए के आसपास का भाव हो गया था, गिर के 1650 रुपए के आसपास के प्राइसेस से 5% की तेज गिरावट शेयर में हम देख रहे हैं। विवेक जी, एक बार आपसे व्यू जानना चाहेंगे। मान लीजिए कि अगर ग्रोथ है और ऐसे लोग जिनको मौका छूट गया था, आपके हिसाब से क्या अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि करेक्शन ऑलमोस्ट अगर हम 2-3 सत्र की बात करें तो 8 से 10% का हो गया है इन शेयरों में। गुड आफ्टरनून। सॉरी, एक्चुअली दिमाग पूरा उस प्लेन क्रैश में लगा हुआ था। देखिए, जो न्यूज आ रही थी पॉजिटिव, बीएसई, एनएसई, एमसीएक्स लगातार कि वेरियस प्रोडक्ट्स, तरह तरह के प्रोडक्ट्स जो सेबी अप्रूव कर रही है, तो उसके कारण ये सारे स्टॉक्स काफी तेजी से ऊपर बढ़े थे। और एक और था कि एनएसई का आईपीओ भी आ सकता है और उसके कारण भी वैल्यूएशन वाइज, क्योंकि जो ग्रे मार्केट है, इन द सेंस जो अनलिस्टेड स्पेस है, वहां पे दाम बढ़े हैं, तो इसके लिए बीएसई भी आपको रिकवरी अच्छा खासा दिखाता हुआ लास्ट वीक, इनफैक्ट इस हफ्ते भी देखा था आपने। लेकिन अभिषेक, ऐसा होता है कि ग्रोथ है डेफिनेटली, और जो भारत में पेनिट्रेशन है अभी कैपिटल मार्केट्स का, वो बहुत ही मिनिमल है और आगे चल के काफी यहाँ से भी आपको ग्रोथ दिखाते हुए पक्का मिलेगा। लेकिन ग्रोथ विथ रीजनेबल जो कॉस्ट होती है ना, वो हमको चाहिए। एज ए इन्वेस्टर आपको ग्रोथ चाहिए, लेकिन आपको जो कॉस्ट दे रहे हो या फिर प्राइस दे रहे हो, दैट हैज टू बी एट रीजनेबल प्राइस। तो वैल्यूएशन आप अगर आज देखो बीएसई का उदाहरण के लिए या फिर एमसीएक्स का, इन सारे कंपनीज का वैल्यूएशन काफी अग्रेसिव ऑलरेडी है, और इसके लिए मुझे लगता है कि 10% करेक्शन से होगा नहीं, और यहाँ से समझ लीजिए कि 8-10% और टूटता है तो आपको दिखेगा कि थोड़ा बहुत ये अच्छे खासे फेयर वैल्यू के रेंज में आपको आते हुए मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, और जो कंपटीशन है ये भी हीटेड अप दिख रहा है।
देखिए अब इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर उदाहरण के लिए कल परसों हम लोग बात कर रहे थे एमसीएक्स की और आज एनएसई की बात करने लगे, तो जो कंपटीशन है वो भी कम नहीं है। ये भी आपको और अग्रेसिव होते हुए दिखेंगे सारे के सारे एक्सचेंजेस। तो एट 85p 100p मैं नहीं लेना पसंद करूंगा। आगे ये ऐसा ही हो रहा है जो थोड़े दिन पहले समझ लीजिए कि रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स में हो रहा था। ध्यान होगा आपको, कई बार हमारी चर्चा होती थी। ग्रोथ दिख रहा था लेकिन वैल्यूएशन इतने महंगे थे और फाइनली स्टॉक्स 40% 50% भी करेक्शन दिखाए थे। तो इसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करना ही बेटर है। मैंने जैसे कहा लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया बहुत अच्छा सेगमेंट है ये, लेकिन थोड़ा बहुत और करेक्शन रहे तब आप देखोगे 10% से मेरा मन नहीं भरता है। 10% से मन नहीं भरता है, थोड़ा और चाहिए, करेक्शन थोड़ा और डीप हो जाए, क्योंकि चले बहुत हैं शेयर ये, और ये प्रतिशत में नहीं मल्टीपल्स में चले हैं ये जो भी प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स हैं। CDSL फिलहाल 1650 का भाव है, और हमने BSE के शेयर को देखा था कि 3000 रुपये के ऊपर निकला था ये। पुराने भाव तो भूल जाइए 7500 वाले, और 3000 के बाद अब शेयर करीब 2750 के आसपास का है, तो गिरावट आ रही है, बट थोड़ा सा और गिरना चाहिए। और ये सही करें विवेक जी आप कि कैपिटल मार्केट में जो पेनिट्रेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारतीय बाजार में बिकवाली लगातार हावी होती हुई आज सुबह से ही हम देख रहे हैं ट्रेंड जो है टुवर्ड्स डाउनसाइड, और 24,890 के इर्द गिर्द इस वक्त कामकाज करता हुआ। सेक्टोरल मार्केट की अगर बात करें एट दिस प्रेजेंट पॉइंट, अब फार्मा सेक्टर की सेहत अभी नहीं सही है। फार्मा सेक्टर में भी हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। एकमात्र फार्मा स्पेस था जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा था, लेकिन इस वक्त फार्मा भी दिन के निचले स्तरों पर। इसके अलावा हर सेक्टर हर पॉकेट में गिरावट। एडवांस डिक्लाइन रेशियो और फियर इंडिकेटर पर नजर लगातार होनी चाहिए। इंडिया विक्स जो है कंफर्ट लेवल्स के पास पहुंचा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वॉलेटिलिटी इंडिया विक्स कम हुआ है, उसके बाद भी मार्केट का टेक्सचर आज के सत्र में खराब है, और इसका जवाब भी वीकली एक्सपायरी, एक वॉलेटाइल मूव ऑफ कोर्स एंटिसिपेटेड होता है ड्यूरिंग द एक्सपायरी डे, और साथ साथ विदेशी बाजार से भी ढेर सारे डायरेक्शन लेस क्वेश्चंस हैं, कई सारे सवाल टैरिफ के फ्रंट पर, कच्चे तेल का उबाल, और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं इस वक्त भी फ्यूचर्स में बिकवाली। ये सारी की सारी चीजें, और अब इंडिया विक्स में भी करीब 2% का स्पाइक, which is another concern. अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, डिविज लैब और ONGC कुछ तमाम प्लेयर्स जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। हरीश, एक राय आपसे फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक पर जानना चाहेंगे। अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक में तो मजबूती है ही, लेकिन आज सुबह से हम देख रहे हैं इस वक्त फार्मा ने भले ही लाल निशान में ट्रेड करना शुरू किया हो, लेकिन फार्मा एकमात्र क्षेत्र था जो कि बाजार को संभाल रहा था। फार्मा, हेल्थ केयर, लेबोरेटरी स्पेस, साथ ही मैक्स हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स भी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर चल रहे थे। क्या राय होगी इन तमाम स्टॉक्स में जहां पर मजबूती देखने को मिली है? गुड आफ्टरनून। अगर देखा जाए तो मार्केट में लास्ट कुछ दिनों से फार्मा अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था, और कल और आज के दिन थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन कर रहे थे फार्मा स्टॉक स्पेशली। तो लेकिन आज सडनली एक सेल ऑफ आने के बाद फार्मा भी थोड़ा बहुत ऊपर लेवल से फिसल गया हुआ है। मुझे लग रहा है कि फार्मा में अभी भी पोटेंशियल है, क्योंकि जिस तरीके से कंसोलिडेशन था स्टॉक्स में स्पेशली, तो मुझे लग रहा है कि फार्मा अभी भी एक ट्रेंडिंग हो सकता है आगे जाके। क्योंकि अगर स्पेशली अगर अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो पहले तो अपोलो हॉस्पिटल्स की चार्ट स्ट्रक्चर में देखा जाए तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लियरली सस्टेन कर रहा है स्टॉक प्राइस बहुत दिनों से, और मुझे लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर एक सही बॉटम आउट बन रहा है, और मुझे लग रहा है कि आगे जाके एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन बन रहा है एक छोटा सा 7,100 के अराउंड। तो अगर ये क्रॉस निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टैंस देखने मिल सकता है, जो कि 7,200 7,400 तक भी लेके जा सकता है अपोलो हॉस्पिटल्स को। तो अपोलो हॉस्पिटल्स क्लियरली यहाँ पे बाइंग की राय है, क्योंकि जिस तरीके से कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है स्टॉक प्राइस और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि कन्विंसिंगली होल्ड कर रहा है स्टॉक प्राइस। बाइंग के लिए अगर किसी के पास होल्ड बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए करंट लेवल्स पे। एक जैसे मैंने बताया 7,100 का शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन है, तो उसके ऊपर निकल जाए तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में एक शानदार रैली देखने मिल सकता है। और सपोर्ट जोन अगर फ्रेश बाइंग के लिए मेरे अगर किसी को बाई करना है तो मुझे लग रहा है कि 6,800 का सपोर्ट जोन है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अपोलो हॉस्पिटल्स में। जैसे मैंने हमारा नेक्स्ट इसके पहले कॉल दिया हुआ था नैटको फार्मा, दूसरा स्टॉक है कि नैटको फार्मा का भी देखा जाए तो कल के सेशन में एक ब्रेकआउट दिया था स्टॉक प्राइस, और आज के सेशन में फिर से रिटेस्ट कर रहा है सपोर्ट जोन्स। मुझे लग रहा है कि इस डिप्स को अक्यूमुलेट के लिए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और नैटको फार्मा में बाइंग की राय जैसे मैंने दिया था ऊपर के लेवल्स मुझे लग रहा है कि 1020 से लेकर 1050 तक का लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में नैटको फार्मा में। मुझे लग रहा है नैटको फार्मा और अपोलो हॉस्पिटल दोनों सही स्टॉक से करंट लेवल से बाई करने के लिए।
को फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, ये दोनों स्टॉक्स है फार्मा स्पेस से इस वक्त जो कि फोकस रेडार पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए एक ऑप्शन का ट्रेड आपको बताते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। रणनीति लेकर एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें आज आईटी स्पेस में थोड़ा सा मोमेंटम रहा है और उसमें से अगर आप देखें तो विप्रो ये काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप इसका ओवरऑल वीकली चार्ट देखें तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास से काउंटर ने थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई। रिसेंटली जो एक रेजिस्टेंस था अराउंड 257 टू 58 के आसपास ये एक काउंटर ने निकाला है और मेरा मानना है यहाँ से जो अपमूव आई जिस तरह की वॉल्यूम्स रही हैं मुझे लगता है कि ये जो अपवर्ड की मूव है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे एट दी मनी की 260 की जो कॉल है वो बाय करें। करंट लेवल्स पे ही इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 3.7 का रहेगा, टारगेट 7 के रहेंगे। अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वो 5 के आसपास है तो इसी के आसपास बाय करना है। स्टॉप लॉस के और प्रॉफिट के हिसाब से जो मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट विल बी अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा 6000 के। तो चलिए विप्रो की कॉल इस वक्त 260 की कॉल खरीदने की राय। स्नेहा, शुक्रिया ये रणनीति हमें बताने के लिए। जून कॉन्ट्रैक्ट की 5 रुपए के दाम पर लक्ष्य 7 के, स्टॉप लॉस 3.17 रुपये 70 पैसे का आपको लगाना है। कॉल वर्कआउट होने पर 6000 का मुनाफा अधिकतम मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। अगर रिवर्स जाती है तो फिर अधिकतम नुकसान 4000 होने की भी संभावना है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एफएनओ ट्रेड्स को लेकर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग जो है वो रिस्की हो सकती है। 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है और मुनाफा होने पर भी 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपना एडवाइजर से सलाह लें और